बार मैं फिर आपके सामने लेकर आई हूँ एक नई वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि हमारे विद्यालय आज खुल चुके हैं और बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी इस बारे में कि आगे हमें क्लास कैसे कंडक्ट करनी है। तो इस विषय पर स्पष्टता के साथ आप सभी को ये संदेश प्रसारित करने के लिए यहाँ ये वीडियो के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि आप सभी फोकस कर पाएं कि अब आपको विद्यालय में बच्चों के साथ किस प्रकार से अपनी कार्य योजना को अंजाम देना है। तो यहाँ हम उदाहरण देना चाहेंगे ध्यान आकर्षण मॉड्यूल का। फ्रेंड्स, अगर हमने इस मॉड्यूल का अध्ययन किया है तो इसके भाग 2 जो पृष्ठ संख्या 6 से लेकर 15 तक है, उसमें बिल्कुल स्पष्ट व्याख्या दी गई है कि हमें अपनी क्लासेस को किस प्रकार से कंडक्ट करना है। उस मॉड्यूल के आधार पर अगर हम बात करें तो हमें सप्ताह भर बच्चों से किसी भी प्रकार से पढ़ाई से संबंधित कोई भी प्रेशर नहीं डालना है। हमें बच्चों से वार्तालाप विधि के माध्यम से उनको वातावरण के साथ सहज करना है। और यहाँ तो हमारे सामने चुनौती और कड़ी हो जाती है क्योंकि हम कोविड-19 के कारण पिछले 1.5 वर्ष से बच्चे विद्यालय से दूर हैं। तो ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में हम सभी को वो एक सप्ताह बच्चों के साथ सहज वातावरण को उत्पन्न करने में लगाना होगा। साथ ही साथ इसी एक सप्ताह में हमें ये प्रयास करना होगा कि व्यवहारिक रूप से हम बच्चों का आकलन कर पाएं कि वो फिलहाल किस स्तर पर हैं। इसके लिए 50 दिन ध्यानाकर्षण शिविर, जो पहले 100 दिन का था, उसको 50 दिन में कन्वर्ट करके लगभग 2 माह के करीब इसमें समय लगेगा। तो इस पूरी समयावधि में हमें ये ध्यान देना होगा कि हम बच्चों का सर्वप्रथम आकलन करें। आकलन करने के पश्चात उनके स्तर का निर्धारण करें। स्तर का निर्धारण करने के पश्चात बच्चों के स्तर के अनुसार अपनी शिक्षण विधा और अपनी कार्य योजना, अपनी शिक्षण योजना का निर्माण करें। अब यहाँ ये तीनों ही जो चरण हैं कि बच्चों का चिन्हांकन करना आकलन के माध्यम से, फिर उनका ग्रुप बनाना और ग्रुप बनाने के बाद अपनी कार्य योजना या शिक्षण योजना का निर्माण करना, ये तीनों बहुत ही विस्तारित प्रश्न हैं अपने आप में और इसके लिए हमें पूरी स्ट्रेटेजी, पूरी रणनीति के माध्यम से काम करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं आकलन की। तो आकलन से संबंधित एक वीडियो आपसे पूर्व में भी साझा की जा चुकी है और हम प्रयास करेंगे कि उस वीडियो को दोबारा आप तक भेज दें जिससे कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ सूक्ष्म रूप में अगर मैं बात करूं तो आकलन के लिए हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट का प्रयोग करना है, अर्थात सीखने के लिए आकलन। यहाँ जब हम इस क्योंकि 3 प्रकार के आकलन की बात की गई है, बेस लाइन, मिड लाइन और एंड लाइन। तो बेस लाइन हमारा जो असेसमेंट होगा, उस बेस लाइन असेसमेंट के लिए हमें क्वेश्चन पेपर भी बनाने होंगे बच्चों का आकलन करने के लिए। यहाँ हम फिलहाल प्रेरणा लक्ष्य ऐप का प्रयोग भी कर सकते हैं क्योंकि 6 to 8 अभी हमारे बच्चे विद्यालय में आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, हो सकता है उनका स्तर भी कक्षा 3, 4, 5 तक पहुंच गया हो। साथ ही साथ टीचर्स प्रश्न पत्र बना सकते हैं। पहले भी वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि जूनियर स्तर की कक्षाओं के लिए हमें जो प्रश्न पत्र बनाना है वो 75 अंक का होगा और हमें उसमें 25 प्रश्न सम्मिलित करने होंगे और 25 प्रश्न में भी हमें ये ध्यान देना होगा कि प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में इस चीज को बिल्कुल स्पष्ट रूप से चरणबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से बताया गया है कि किस प्रकार हम प्रश्नों का निर्माण करेंगे। जब प्रश्न पत्र बनाएंगे तो उस प्रश्न पत्र में हमें 4 प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित करना होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक, तर्कात्मक और अनुप्रयोगात्मक प्रश्नों का सम्मिलन करना होगा। इसमें एक और खास बात है, अगर हम इन प्रश्नों के रेशियो को देखें, अनुपात को देखें, तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया गया है कि बच्चों को हमें बोधात्मक प्रश्न जो देने हैं उनका परसेंटेज 50% होगा। साथ ही साथ जो ज्ञानात्मक है या जो तर्कात्मक है उनका हम रेशियो 20-20 का रखेंगे। अनुप्रयोगात्मक प्रश्न जो हैं, तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ध्यानाकर्षण मॉड्यूल को देखें प्रश्न संख्या 6 से लेकर प्रश्न संख्या 15 तक, तो हमें अपने क्लास को कंडक्ट करने का एक पूरा मेथड क्लियर हो जाएगा। असेसमेंट के बाद बच्चों का जो समूह निर्धारण करना है, उस समूह निर्धारण का एकमात्र उद्देश्य ये है कि हम समूह इस प्रकार बनाएं कि वो समूह मिक्स्ड हो, मिक्स्ड ग्रुप्स हो, जिससे बच्चे के अंदर सुपीरियोरिटी या इंफीरियोरिटी की फीलिंग्स ना आए कि वो श्रेष्ठ
या हीन ना समझे अपने आप को, और पीयर लर्निंग के माध्यम से हमें इस कक्षा शिक्षण को आरंभ करना होगा। तो यहाँ जब आकलन हो गया, बच्चों के स्तर का निर्धारण हो गया, तो उस स्तर के निर्धारण के बाद हमें क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अपने क्लासरूम में लाना होगा। और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है उससे संबंधित वीडियो भी आपसे साझा की जा चुकी है कि हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अपनी क्लासरूम में कैसे कंडक्ट करना है। तो इसके 3 मेन कंपोनेंट थे, जिसमें क्लासरूम टीचिंग, असेसमेंट और उसके बाद हमारी प्रोसेस, इस पूरी परिकल्पना को समझाया गया था। और उसमें पूरी तरह स्पष्ट था कि हमें क्लास में 2 प्रकार की कक्षाओं का संचालन करना है, रेमेडियल क्लास और एनरिचमेंट क्लास। जो रेमेडियल क्लास है, उपचारात्मक शिक्षण है, वो बच्चों के स्तर के अनुसार संचालित किया जाना है। और जो एनरिचमेंट क्लासेस हैं, संवर्धन कक्षाएं हैं, उन्हें हम पाठ्यक्रम के आधार पर चलाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें पहले ये ध्यान रखना है कि अभी हमें एनरिचमेंट क्लास की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना है, पहले हमें रेमेडियल क्लास को प्लान करना है। 50 दिन तक, लगभग 2 महीने तक हम अपनी जो हमारी प्रेरणा सूची में जो दक्षताएं दी गई हैं, उन दक्षताओं को आधार बना करके हम बच्चों को उस आधार पर पढ़ाएं, जिससे कि हमारी प्रेरणा सूची में दी गई दक्षताओं के आधार पर हम अपनी कक्षा को चला सकें। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठ जाता है कि जूनियर कक्षाओं के लिए प्रेरणा सूची में अलग दक्षताएं दी गई हैं और प्राथमिक के लिए अलग। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो भी हमारी रणनीति है, जो भी हमारी शिक्षण योजना है या कार्य योजना है, उसमें हमें आधार बनाना होगा उन दक्षताओं को। सामान्य विषय को हम लेकर चलें तो हमें पाठ्यक्रम पर अभी बात नहीं करनी है, परंतु हम बच्चों के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, रुझान बनाने के लिए कुछ सामान्य प्रश्नावली का निर्माण कर सकते हैं और उस प्रश्नावली के माध्यम से बच्चों को सब्जेक्ट से जोड़ने का काम किया जा सकता है। कुल मिलाकर ये संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि जब हमारे विद्यालय खुल गए हैं तो अपने विद्यालय खुलने के पश्चात सर्वप्रथम 1 सप्ताह का समय हमें बच्चों को विद्यालय के वातावरण से सहज करने के लिए व्यतीत करना है। उसी 1 सप्ताह में हमें बहुत व्यवहारिक रूप से प्रश्न पत्र बनाकर बच्चों का आकलन भी करना है, उनके चिन्हांकन करने के बाद स्तर का निर्धारण भी करना है। फिर उसके बाद स्तर का निर्धारण करने के बाद हमें एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है कि कहाँ कहाँ लर्निंग गैप आ रहा है और लर्निंग गैप कितने स्तर पर है। सबसे पहले उन लर्निंग गैप्स पर हम फोकस करेंगे। उन लर्निंग गैप्स के लिए हम लर्निंग आउटकम का निर्धारण करेंगे कि बच्चों के अंदर किस प्रकार का लर्निंग आउटकम हमें डेवलप करना है। सपोज अभी बच्चे अगर क्लास 6 के स्टूडेंट हैं और उन्हें एरिया पढ़ाना है, तो एरिया से पहले उनके लिए बेसिक चीज को जानना जरूरी है। पता हम देख सकते हैं कि प्रश्न पत्र में आकलन करने के बाद कि अभी तो बच्चा जोड़, घटा, गुणा, भाग ये सब भूल गया है, तो हम उसे एरिया तक कैसे लेकर आएंगे। तो पहले हम एरिया के स्थान पर हम उसे जोड़ या घटा या गुणा या भाग, जिस भी स्तर पर बच्चा है, हम उसके आधारभूत तथ्य को संज्ञानित करके उसके हिसाब से अपनी शिक्षण योजना बनाएंगे। तो आई थिंक फ्रेंड्स, इस वीडियो के द्वारा आप लोग को लगभग ये स्पष्ट हो ही गया होगा कि अब हमें विद्यालय में किस प्रकार से अपनी कक्षाओं को संचालित करना है। एक बार आप सभी की सहायता के लिए मैं पुनः रिकॉल करा रही हूँ कि पुनर्स्मरण के लिए कि सबसे पहले 1 सप्ताह हमें बच्चों के साथ वार्तालाप करना है। इसी 1 सप्ताह में हमें आकलन की प्रक्रिया को भी संपादित करना है, बच्चों का चिन्हांकन भी करना है, उनका समूहीकरण भी करना है। समूहीकरण करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट निकल कर आते हैं, उन रिजल्ट के आधार पर हमें अपनी कार्य योजना का निर्माण भी करना है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर देना चाहूंगी कि जब हम प्रश्न पत्र का निर्माण करेंगे तो प्रश्न पत्र का निर्माण करने पर हमारे साथ उस प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट भी होना आवश्यक है और आंसर की भी हमारे पास होनी बहुत जरूरी है। और आंसर की जब हम बनाएंगे या प्रश्न पत्र जब हम बनाएंगे तो प्रश्न पत्र में भी और आंसर की में भी उस प्रश्न के सामने ब्रैकेट में उससे संबंधित लर्निंग आउटकम को मेंशन किया जाना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, करते हैं अपनी क्लासेस को कंडक्ट एक नए कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी क्रिएटिविटी के साथ और पूरे इनोवेटिव आइडियाज के साथ। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।